गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था पॉलीमर्स किस तरह डिफ़ाइन किए जाते हैं और उसके पश्चात हमने देखे थे योगात्मक बहुलीकरण की अभिक्रियाएं किस तरह से संपन्न होती हैं और डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। योगात्मक पॉलीमर किस तरह के होते हैं और संघनन बहुलीकरण किस तरह से। आज हम देखते हैं संघनन बहुलीकरण। मैंने जैसा कि डिस्कस किया था कि संघनन का तात्पर्य किन्हीं दो या दो से अधिक यूनिट्स के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के साथ में उस मॉलिक्यूल में से कुछ अणुओं का निकल जाना, जो कि सरल अणु होते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, जल या अमोनिया या इसी तरह से कुछ छोटे छोटे से मिथेनॉल अणु उस पूरे स्ट्रक्चर में से, पूरे पॉलीमर में से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह के बहुलीकरण को हम कहते हैं संघनन बहुलीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नायलॉन 66 का। ये एक पॉलीमर है नायलॉन 66, जो कि पॉलीएमाइड पॉलीमर है। पॉलीएमाइड इसलिए क्योंकि इसमें इसका जो बेसिक यूनिट है वो एमाइड यूनिट है और उसमें हम एडिपिक एसिड का योग करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हेक्सामेथिल डायमीन हमने लिया है एक मॉलिक्यूल। ये मोनोमर्स जो हैं वो मोनोमर यानी किसी भी पॉलीमर की एक यूनिट, उसे हम मोनोमर कहते हैं उस पॉलीमर का। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो हेक्सामेथिल डायमीन है और दूसरी मोनोमर यूनिट इसमें एडिपिक एसिड। दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जब संघनन किया जाता है तो इसमें जो पॉलीमर बनता है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एन, यहाँ पर नंबर ऑफ ये चेन है। एक यूनिट यहाँ पर इसकी है हेक्सामेथिल डायमीन की और एक यूनिट एडिपिक एसिड की। नंबर बाय नंबर यहाँ पर एक बाय एक यहाँ आगे जुड़ती जाती है और इस तरह से ये पॉलीमर मिलता है। लेकिन हर दो यूनिट के जुड़ने के बीच में इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं यहाँ से निकलता है, OH यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये NH जो है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़ता जाता है। इसी तरह से इधर से भी एक OH निकलेगा और जो दूसरी यूनिट यहाँ पर इस एमीन की है उसमें से हाइड्रोजन निकल करके और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये लंबी एक चेन बन जाती है। इस तरह की जो पॉलीमर है, ये जो नया पॉलीमर बना है, इसे हम नायलॉन 66 पॉलीमर कहते हैं। तो ये कहलाता है संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। हमने ग्लाइकॉल लिया है, ये ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल है और ये हमारा इसे क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड। ये हमारा यहाँ पर एसिड है, सॉरी यहाँ पर ये बेंजीन पर है। तो डाई एसिड जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इनका हमने संघनन कराया है। तो इसमें से एक एक करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता जाता है और दूसरी यूनिट यहाँ पर जुड़ती रहती। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जुड़ने वाली यूनिट C डबल बॉन्ड OO है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और OH यहाँ से निकल के CH2COO ये यूनिट जुड़ गई है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस OH के साथ में दूसरे इस मॉलिक्यूल की ये H निकल जाएगा और ये इस तरह से यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो हमें इस तरह से एक श्रृंखला प्राप्त हो जाती है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते जा रहे हैं। इस तरह के बहुलीकरण को हम संघनन बहुलीकरण कहते हैं। अब ये संघनन बहुलीकरण स्टेप वाइज आगे चलता है। इसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एकलक हैं वो एकलक जो हैं वो एक जैसे नहीं है। जो मोनोमर यूनिट है वो अलग अलग तरह की मोनोमर यूनिट है। इसके और भी कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन बनाया हमने, या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन बनाया। तो ये सब पॉलीमर का निर्माण करते हैं।
चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन अभिक्रिया। स्टायरीन और मेथिल मेथिक्लोरेट की बहुलीकरण अभिक्रिया में हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टायरीन को हमने मेथिलिकेलेट से करवाया है, तो सहबहुलक यहाँ पर इस तरह से निर्माण हो जाता है इसका। चलिए इसके आगे हम देखते हैं जो बहुलीकरण है वो कई तरीके से हो सकता है। इसमें हम अगर किसी एक यूनिट को अगर दो अलग अलग तरह के या दो से अधिक अलग अलग तरह के मोनोमर यूनिट्स हैं, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, इसमें दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं या दो से अधिक हैं, तो उनके जुड़ने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से ये आपस में जुड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्यावर्ती या एकांतर सहबहुलक, जिसमें कि एक एक यूनिट एक के बाद एक जुड़ती जाती है, पहले ए फिर बी, ये ए और बी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कुछ भी इसमें, और ये यूनिट्स आपस में एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पॉलीमर मिलता है जो कि सिस्टमेटिक ए बी है। इसी तरह से एक दूसरा तरीका होता है, वो है खंड बहुलीकरण, यानी एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक ही तरह की यूनिट लिए हुए होता है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स लिए हुए होता है, उसके पश्चात दूसरे ब्लॉक में दूसरे ही तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्लॉक 4 ए यूनिट है, फिर 4 बी यूनिट है, फिर वापस से 4 ए यूनिट, फिर 4 बी यूनिट। ये दूसरा तरीका है किसी भी पॉलीमर के बनने का। तीसरा तरीका है रैंडम, कैसे भी हैफेजर्ड वे में कभी ए जुड़ रहा है, कभी बी जुड़ रहा है, कभी ए जुड़ रहा है, कभी बी जुड़ रहा है, इस तरह से हमें ये एक रैंडम कोपॉलीमर भी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पॉलीमराइजेशन का मेथड है ग्राफ्ट मेथड। इस ग्राफ्ट मेथड में हम किसी एक सिंगल तरीके के मॉलिक्यूल की चेन पर दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल को ग्राफ्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है बी हमने यहाँ पर ग्राफ्ट किया, इसे कहते हैं हम ग्राफ्ट मॉलिक्यूल। अब ये तरीके से पॉलीमर्स बनते हैं, कई तरीके से पॉलीमर्स बनते हैं। हम यहाँ पर इसके पश्चात हम देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन को जो विभिन्न पॉलीमराइजेशन के पद हैं, श्रृंखला का संचारण, फिर उसका प्रोपोगेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, इन तीनों पदों को, इस पॉलीमराइजेशन के विभिन्न तीनों पदों को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है सांद्रण। बहुलीकरण में जो हमने पदार्थ काम में लिए हैं उसकी सांद्रता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमने यदि किसी एक पदार्थ की सांद्रता के कंपैरिजन में दूसरे पदार्थ की सांद्रता 3 गुना ली है, तो हमेशा इस तरह के पॉलीमर के जिसमें कि इस तरह की यूनिट्स लगी हुई होती हैं के बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। और यदि हमने बराबर मात्रा में पदार्थ लिया है तो जो यूनिट है वो इस तरह से लग करके ए बी यूनिट बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो बहुलीकरण की अभिक्रियाओं को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो बनने वाला पदार्थ है वो कितनी मात्रा में बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें ये जो पदार्थ लिए हैं उनकी आपने सांद्रता कितनी ली है। जैसे कि यहाँ पर हमने ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन किया है, तो जो बनने वाला रबड़ है वो बहुत डिपेंड करता है कि स्टायरीन का परसेंट अगर 25 है और ब्यूटाडाइन का परसेंट अगर 75 है, तो बनने वाला पदार्थ डिफरेंट होगा। उसकी क्वालिटीज़ को आप, यानी किसी भी बहुलक को बनाते वक्त उसकी क्वालिटी आपको किस तरह की चाहिए, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उसका जो कारक हैं, जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का लिया है, यानी जो पदार्थ है वो पदार्थ हमने किस प्रपोर्शन में लिया है, हमने उस पदार्थ को क्या एनवायरनमेंट दिया है, जैसे कि वहाँ का ताप या दाब या वहाँ पर मॉइस्चर की उपस्थिति या उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये कई सारे ऐसे कारक होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि बनने वाला पॉलीमर किस प्रकृति का होगा। वो शीट में होगा, वो टुकड़ों में टूट सकेगा, या वो रबड़ की प्रकृति का होगा, या वो इलास्टिक प्रकृति का होगा। ये सब इन बातों पर
निर्भर होता है। इसके अलावा इसके आगे हम अपनी जो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, पॉलीमराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।